नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। यूपी के रण में इन दिनों सियासत तेज है। बता दें, जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे पार्टियों के दिग्गज चुनावी मैदान में तेजी से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज कई दिग्गज प्रेशर पॉलिटिक्स करने उत्तराखंड में डेरा जमाए रहे और विपक्ष पर जमकर निशाना साधने के साथ ही अपनी पार्टी को बहुमत से जिताने की अपील करते रहे। जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रचार करते नजर आए, तो वहीं एमपी के सीएम शिवराज चौहान और सीएम धामी भी डोर टू डोर प्रचार करते नजर आए। इसके अलावा तेजी से संपर्क कर रही आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं रही। दिल्ली के सीएम और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी पहाड़ में घूमते दिखे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दिग्गजों का जमावड़ा उत्तराखंड में रहा। बात करेंगे पहुंचे दिग्गज। हमारा कार्यक्रम का देखिए पॉलिटिकल पेशकश। बात करेंगे पहाड़ पहुंचे दिग्गज। पहाड़ों पर सियासी हलचल चल रही है। चुनावी मैदान में सब अपनी रणनीतियां अपना रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज चेहरे उत्तराखंड में प्रचार भी कर रहे हैं। आज उत्तराखंड में चुनाव प्रचार पर बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंचे, तो दूसरी तरफ आपके दिग्गज सीएम केजरीवाल भी मैदान में आ गए और 3 दिन उनका डेरा पहाड़ पर ही रहेगा। लेकिन यहाँ विकास बनाम गारंटी की टक्कर चल रही है। पहाड़ों पर दिग्गज क्या क्या दांव खेल रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के लिए जो काम हुआ है वो बीजेपी ने किया है और जो आगे करेगी वो भी बीजेपी ही करेगी, कहना है जेपी नड्डा का। उन्होंने कहा है कि गंगोत्री यमुनोत्री का विकास भाजपा ही करेगी और मैं आपका आशीर्वाद मांगने आया हूँ। उत्तरकाशी की तीनों सीट पर प्रत्याशियों को आशीर्वाद दीजिए। अगला दशक उत्तराखंड का है और उत्तराखंड का विकास होगा। पूरे दमखम के साथ बीजेपी पहाड़ों में चुनावी बिगुल फूंक चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तरकाशी पहुंचे। उत्तरकाशी रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये भी कहा कि कांग्रेस के नेता आजकल गंगा यमुना की आरती कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो राम मंदिर निर्माण कार्य को लटकाने का काम करते थे। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ होते हैं। नड्डा ने यह भी कहा कि भाजपा ने कांग्रेस के नेताओं को मंदिर जाना सिखा दिया है। देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड में उतर आए हैं। वो वहां बहन और भांजियों को भाई और मामा के रूप में वादा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो वो भी विकास में धक्का लगाएंगे। वो 2 दिन तक उत्तराखंड में भाजपा के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और 2 दिन में वो 6 जनसभाएं भी लेंगे। भारत की सेनाओं को जिन्होंने सशक्त और मजबूत करके दुनिया को बता दिया कि हिंदुस्तान किसी से कम नहीं है, लेकिन आज अटल जी भी मुझे याद आ रहा है। हमारे हृदय अजीज नेता अटल बिहारी वाजपेयी, उत्तराखंड अगर बनाने का श्रेय किसी को जाता है तो अटल जी को प्रणाम करिए। अटल जी ने उत्तराखंड बनाया, अटल जी ने उत्तराखंड बनाया और मोदी जी ने उत्तराखंड संभाला। इधर सीएम धामी ने भी मुख्य बाजार में रोड शो कर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया। कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरते हुए उन्होंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां गिनाई और ये भी कहा कि कोरोना काल में जहां मोदी सरकार ने अभूतपूर्व काम किए हैं, वहीं किसान सम्मान निधि, गरीबों को मुफ्त राशन, 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा भी दी है। अल्मोड़ा को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है। उत्तराखंड में सड़कों का जाल बिछाने के बाद अब हवाई सेवाओं के क्षेत्र में तेजी से काम किया जा रहा है। अभी जैसा हमारे लोकप्रिय सांसद इस क्षेत्र के जो लगातार आप सबकी पैरवी करते हैं, यहाँ से लेकर देहरादून और देहरादून से लेकर दिल्ली तक आपकी समस्याओं को पहुँचाने के लिए काम करते हैं। हमारे क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद भाई अजय टम्टा जी, और जिनको भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर आप सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने आप सबकी सेवा का अवसर प्रदान किया है।
एक तरफ बीजेपी के दिग्गज हैं जो अलग अलग दावे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी को 2 बार दिल्ली में धूल चटा चुके केजरीवाल भी मैदान में हैं। उत्तराखंड के 7वें दौरे पर आज हरिद्वार में अरविंद केजरीवाल पहुंचे। यहां 3 दिन तक रहकर वो प्रचार भी करेंगे। अरविंद केजरीवाल 3 दिन तक तीर्थ नगरी हरिद्वार से पार्टी के चुनाव प्रचार का मोर्चा संभालेंगे और माना जा रहा है कि केजरीवाल हरिद्वार से पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं। वो 3 दिन तक तीर्थ नगरी हरिद्वार से पार्टी के चुनाव प्रचार का मोर्चा संभालने वाले हैं। केजरीवाल इससे पहले उत्तराखंड के दौरे पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली, बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी, महिलाओं को 1000 रुपए सम्मान राशि, मुफ्त तीर्थ यात्रा, शहीदों के परिजनों को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता की गारंटी भी दे चुके हैं। इन गारंटियों को पार्टी अपने घोषणा पत्र में शामिल करने के साथ अन्य वादों की गारंटी दे सकती है। माना जा रहा है कि हरिद्वार के इस 3 दिन के दौरे पर केजरीवाल पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी कर सकते हैं। दोनों पार्टियों के पिछले 20 साल के भ्रष्टाचार के शासन से तंग आ चुके हैं और मन बना चुके हैं इस बार आम आदमी पार्टी को मौका देना है। जैसे दिल्ली में हमने अच्छा काम किया, उत्तराखंड में भी मौका मिलेगा और हम यहाँ भी उसी तरह से जनता की सेवा करेंगे और जो 20 साल में इन्होंने कुशासन किया है वो ख़त्म करके जनता के लिए काम करेंगे। फिलहाल बिगुल बच चुका है और कुछ उलटफेर की सुगबुगाहट भी दिखी है। देखना ये होगा कि कौन किस पर भारी पड़ेगा, गारंटी जीतेगी या फिर जीतेंगे विकास के दावे। इलेक्शन डेस्क के न्यूज़ इंडिया। और यहाँ रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सच बताएं आपको, हमको महामारी का डर तो था ही, साथ डर था बच्चों को खिलाएंगे का। 1 थैली राशन मोदी जी से आया और 1 थैली योगी जी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अरे जो टोटी चुराते हैं वो रोटी क्या खिलाएंगे। सोच ईमानदार, काम असरदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहाँ। और मोंटी शेफ ने वो रसोई बनाई, सबने उंगलियां चाट खाई। बिग डील। शादी नहीं की तो क्या, शादी में दावतें खूब रही हैं ना। गोल्डी किचन किंग मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पहाड़ों पर सियासी गर्मी छाई हुई है। एक तरफ बीजेपी के दिग्गज जेपी नड्डा, पुष्कर सिंह धामी, शिवराज सिंह चौहान प्रचार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हरिद्वार में आपके संयोजक दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल भी प्रचार में जुटे हैं। लेकिन एक दूसरे पर वार पलटवार करते भी नहीं थक रहे हैं और सब अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी आपको सुनाते हैं। जहां कुमाऊं गढ़वाल में जेपी नड्डा जमकर विपक्षियों पर बरसे, तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी कुमाऊं दौरे पर रहे और मामा के नाम से संबोधित किए जाने वाले शिवराज सिंह चौहान ने यहां अपने आप को मामा ही दर्शाया, अपने भांजों से और अपनी बहनों से वोट मांगे बीजेपी के पक्ष में। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल भी ताल ठोंकते हुए दिखाई दिए। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि रविवार का दिन दिग्गजों का डेरा रहा उत्तराखंड में और सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई दिखी। कहीं विकास के वादे किए जा रहे हैं तो कहीं लुभावने वादे किए जा रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक नरेंद्र सेठी जुड़े हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका नरेंद्र सेठी जी। के न्यूज़ इंडिया आपका स्वागत करती है। तो आज दिग्गज उत्तराखंड में बीजेपी के और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, तो इस तरह से जिस तरह ताकत झोंक रही बीजेपी उत्तराखंड को लेकर, तो क्या विजय वापसी करेगी सत्ता पर? देखिए चौहान साहब, यहाँ पे उत्तराखंड में कुछ हिसाब इस तरीके का रहा है कि जब से ये राज्य बना है तभी से यहाँ पे पता नहीं सत्ता पाने के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति और ऐसी होड़ रहती है कि पहले जो जन सेवा की भावना थी वो बिल्कुल परिवर्तित हो गई। अब सत्ता हथियाने की भावना इनके अंदर रहती है।
और ये जो परिदृश्य है पूरा इस तरीके से हो चुका है कि उसमें जब आम आदमी पार्टी ने देखा कि बारी बारी से 2002 में कांग्रेस थी और उसके बाद 2007 में भारतीय जनता पार्टी आई, फिर 12 में फिर दोबारा कांग्रेस आई और 17 में भारतीय जनता पार्टी, तो आम आदमी पार्टी को लगा कि शायद हमारे लिए भी कोई जगह मिल सकती है बीच में। तो उन्होंने भी अपने लुभावने वादे देके, गारंटी के वादे देकर यहाँ चुनाव मैदान में कूदे हैं। लेकिन मैं एक चीज बताऊंगा कि यहाँ जैसे ही वो चुनाव में बड़े जोर शोर के साथ आए थे आम आदमी पार्टी वाले, लेकिन उन्होंने क्या किया कि कुछ ही समय बाद वो एकदम ठंडे से पड़ गए। उनका ध्यान ज्यादा पंजाब की तरफ केंद्रित हो गया, जहां से उनको फीडबैक ये मिला कि शायद पंजाब में वो कुछ अच्छी बढ़त हासिल कर रहे हैं। तो लेकिन अब जो केदारनाथ वाला मसला है, जहां पे जो कि आस्था का केंद्र है और प्रधानमंत्री का पसंदीदा एक जगह है उनकी अध्यात्म की और उनके ध्यान केंद्र की, तो जब से उन्होंने वहां पे गुफा में ध्यान लगाया था, उसके बाद से वो ऐसी ब्रांडिंग हो चुकी है कि हर राजनीतिक दल का व्यक्ति यहाँ पे अपनी जनसभाएं, अपनी वर्चुअल सभाएं और अपने दौरे उन्होंने शुरू कर दिए हैं। और उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या खजाना यहाँ से निकाल लेंगे। और लेकिन दोनों दल जो है, ये चाहे वो कांग्रेस है चाहे भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों ही भ्रष्टाचार से अछूते नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। और अभी पिछली सरकार में जो हरीश रावत की सरकार थी, जो उनका कार्यकाल में 10 विधायक पलायन करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे और उन्होंने चुनाव लड़ा, वो जीते, अब फिर वो वापस उनमें से आधे वापस लौट आए। तो ये दल बदल की राजनीति से भी यहाँ की जनता आजिज आ चुकी है। अब वो ये कुछ परिवर्तन चाहती है, लेकिन विपक्ष या तीसरे दल के तौर पर कोई ऐसा उनको विकल्प दिखता नहीं है जहां पे वो कहें। तो अंततः वही वाली स्थिति हो जाती है कि किसी व्यक्ति के पास अगर 4 जोड़ी कपड़े हैं और चारों मैले पड़े हैं, तो कम मैला जो जोड़ा होगा वो उठा के उसको पहनने के लिए मजबूर होगा। जी सेठी साहब, ठीक कहना आपका। तो जिस तरह से देखा जा रहा है चुनावी सरगर्मी इस समय तेज हो रही है उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी इस समय बिल्कुल मूवमेंट नहीं दिख रहा है उसका, तो क्या ये कुछ परिवर्तन में साथ देगी आम आदमी पार्टी के साथ? मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में ले जाता हूं कि उत्तराखंड क्रांति दल जो था, ये वास्तव में जो राज्य मिला है उत्तराखंड क्रांति दल की बदौलत ही मिला है। उत्तराखंड क्रांति दल ने ही इसकी अलग जगाई थी पृथक राज्य की। और जब आंदोलन शुरू हुआ तो उस आंदोलन को हवा देने का काम जो था, युवाओं ने, महिलाओं ने गोलियां खाई, शहादतें दी, और उसके साथ में फिर ये बाकी दल उनके साथ लामबंद हो गए। तो लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल के साथ एक ये रहा कि वो अपनी संकीर्ण मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाए। उनका कुछ एजेंडा ऐसा रहा जैसे क्षेत्रवाद का एजेंडा होता है, और उनके साथ फिर कोई भी राष्ट्रीय दल के जो नेता थे वो नहीं सम्मिलित हुए। और उनके विधायक भी चुन के आए, एक बार को 4 विधायक थे उन्होंने सत्ता में भागीदारी भी की। लेकिन उसके बाद वो उनको जिस तरफ लहर दिखी, वो उसके बाद त्याग पत्र देके फिर उस दल के साथ चल पड़े जो दल सत्ता में आने के लिए उनके सर्वेक्षण आ रहे थे। और उसके बाद एक निर्दलीय विधायक के रूप में आए, उन्होंने बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, तो रही सही कसर वो भी पूरी हो गई। तो उत्तराखंड क्रांति दल चूंकि नेतृत्व विहीन है, उनके साथ जनता है, यहाँ का बहुत बड़ा समुदाय है, यहाँ का उत्तराखंडी उनको चाहते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल सत्ता में भागीदारी करे, अपनी सत्ता में आए। लेकिन इनके पास नेतृत्व न होने की वजह से वो लोग खुद को बड़ा असहाय महसूस करते हैं। जी सेठी जी, हरक सिंह रावत कैबिनेट मंत्री रहे हैं और उन्होंने पार्टी ने उनको निकाल दिया, तो उन्होंने कांग्रेस में वापसी कर ली, तो ये क्या प्रभाव डाल सकते हैं कुछ सीटों पर? हरक सिंह रावत अब प्रभाव डालने की स्थिति में थोड़े कम हैं। यदि उनको टिकट मिला होता तो शायद वो अपनी ताकत झोंक कर ये बताते। अब उनकी बहू को टिकट मिला है, अनुकृति गोसाई को, तो वो उन्हीं के चुनाव को जिताने में ही अपनी ऊर्जा झोंक रहे हैं। और हरक सिंह रावत एकमात्र ऐसे यहाँ के नेता या लीडर यहाँ के हैं जो एक बार को सीएम चेहरा भी हो रहे थे। लेकिन उनके साथ कुछ इस तरह की परिस्थितियां जुड़ी हैं कि वो बहुजन समाज पार्टी में भी रहे हैं, वो कांग्रेस में भी रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में भी रहे हैं। वो कोई दल ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने अपनी सेवाएं ना दी हों। और उनको निष्ठा के तौर पर अगर कोई कहे, ना तो भारतीय जनता पार्टी अपना कह सकती है, ना कांग्रेस कह सकती है, तो जो निष्ठावान कांग्रेसी या निष्ठावान भारतीय जनता पार्टी वाले कार्यकर्ता होंगे या नेता होंगे, उस श्रेणी में वो आते नहीं है। हालांकि वजूद अच्छा रखते हैं, चुनाव को बदलने के, उनके समीकरण बदलने के उनके पास पूरा का पूरा क्षमता है, उनके पास एक ज्ञान है, खाका है। लेकिन आज थोड़ा सा वो हाशिए पर हैं। और ये पहली बार होगा कि 30 वर्षों बाद, मतलब जिस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा में वो थे और अविभाजित उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में शुरू से लेकर अभी तक वो विधायक और मंत्री के रूप में अपने
यहाँ थे विधानसभा में, ये पहली बार होगा कि वो इस विधानसभा में सम्मिलित नहीं होंगे। जी नरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़्यादा जानकारी के लिए। तो ये थे राजनीतिक विश्लेषक नरेंद्र सेठी, और बाकी बात करेंगे, लेकिन यहाँ रुकें एक छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और दा किसे वोट दे रहे हो फिर? स्पष्ट है, केदार गए थे? हाँ, ईजा बावजू को लेके गए थे। कभी सोचा था कि 2013 के बाद केदारनाथ जा पाएंगे? हमारे केदार धाम को जिसने भव्य बनाया, उन्हें ही भव्य जीत दिलाएंगे। योधरो प्रसाद। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भारत रत्न और स्वर कोकिला लता मंगेशकर का मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ रविवार को अंतिम संस्कार किया गया। लता के भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने नम आंखों से उन्हें मुखाग्नि दी। इस मौके पर हजारों चाहने वाले और लता दीदी के परिवार के सदस्य वहां पर मौजूद रहे। फिल्मी दुनिया से लेकर राजनीतिक और खेल जगत की हस्तियां भी लता के अंतिम संस्कार में शामिल हुई। राष्ट्रीय ध्वज में लिपटे लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए दक्षिण मुंबई में उनके आवास से शिवाजी पार्क लाया गया, जहां अंतिम संस्कार हुआ। स्वर कोकिला के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि लता जी के जाने से खालीपन को भरा नहीं जा सकता। हम सभी के लिए एक बहुत दुखद खबर आई है। हमारी लता दीदी आज हमें छोड़कर चली गई है, परमात्मा में विलीन हो गई। कल ही वसंत पंचमी का पर्व था। मां शारदा की हम आराधना कर रहे थे, जिनके कंठ से मां सरस्वती का आशीर्वाद छोटे बड़े हर किसी को मिलता था। वो लता दी ब्रह्मलोक की यात्रा पर चली गई। उनके व्यक्तित्व का विस्तार सिर्फ गानों की संख्या पर सीमित नहीं था। मेरे जैसे अनेकों लोग हैं जो गर्व से कहेंगे कि लता दीदी के साथ उनका निकट संबंध था। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन से पूरे संगीत जगत में शोक का माहौल है। गीतकार, संगीतकार और कलाकारों ने शोक व्यक्त किया। वो एक दैवीय अवतरण थी और ईश्वर का हम लोगों के लिए प्रति, भारत के प्रति, भारत के लोगों के प्रति ईश्वर का ये प्रेम थी, जो वो गंधर्व रूपिणी बनकर, एक तपस्विनी रूपिणी बनकर यहाँ जन्माई गई थी, यहाँ अवतरित हुई थी। ईश्वर का हम पर इसलिए बड़ा मैं अनुकंपा मानता हूँ कि जो पिछले ही वर्ष उनके साथ एक गाना हमने गाया, हम हिंदुस्तानी, और वो बहुत उसको प्रेम मिला भारत से, पूरे विश्व से, क्योंकि पद्मिनी कोल्हापुरी जी की ये बहुत ही प्यारी एक पहल थी। उन्होंने एक रैकेट कंपनी का प्रारंभ किया था, इसी से श्री अमिताभ बच्चन जी भी उसमें हैं, लता जी भी हैं, और मैं भी उसका बहुत अहम हिस्सा हूँ। मुझे गर्व है कि हम इस युग में जन्मे हैं जिस युग में लता जी थी। बस मैं वैसा बोले देता हूँ, मुझे प्यार कर रखा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। कहाँ चले गए सब,
लक्ष्मीकांत जी चले गए, प्यारे भाई हैं, उनसे लगभग रोजाना बात होती है, लगभग। मैं क्या बताऊं, आज जो है लता दीदी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मैं यही कह सकता हूँ। मैं तो ये कहने लायक भी नहीं हूँ, इतनी महान थी वो। मैं नहीं मानती हूँ कि वो चली गई, वो यहाँ पे ही है, गाने पे है, हमारी सबके बीच में है, रहेंगे वो। यादें बहुत है। मैं 1-2 दिन उनके साथ दिन भर बिताई। ग्रैंड होटल पे वो आई थी जब दीदी, तो कुछ बंगाली गाना गाने का था उनका, तो कुछ कुछ शब्द उनका भूल हो गई थी, तो मैंने उनको याद दिलाया। ये मेरे बहुत सौभाग्य है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा, लेकिन ये जो संगीत जगत की क्षति होते जा रही है, पंडित राजन मिश्रा जी गए, उसके बाद में पंडित बिरजू महाराज जी गए, उसके बाद में आज लता दीदी चली गई, तो ये पता नहीं भगवान क्यों इस तरीके का कार्य कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि संगीत जगत पे जैसे कोई नज़र लग गई है। क्या कहा जाए, शरीर आया है तो जाएगा ही। और दीदी को मेरी सतत श्रद्धांजलि है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसी गायिका शायद ही अब कोई इस पृथ्वी पे आएगा। और समय बड़ी खबर आ रही है लखनऊ राजधानी से। समाजवादी पार्टी ने जीराज यादव को निकाला। नेता डॉक्टर जीराज यादव सपा से हुए निष्कासित। निर्दलीय चुनाव लड़ने पर किया गया निष्कासित। आंवला से निर्दलीय लड़ने पर किए गए निष्कासित। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया निष्कासित। निर्दलीय चुनाव लड़ने पर किया गया निष्कासित। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निष्कासन की कार्रवाई करते हुए जीराज यादव को पार्टी से निकाल दिया है, निष्कासित कर दिया है। टिकट न मिलने के बाद जीराज यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। इसके बाद अखिलेश यादव ने बड़ा कदम उठाया और नेता डॉक्टर जीराज यादव को सपा से निष्कासित कर दिया। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर गृह मंत्री अमित शाह ने दुख प्रकट किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी इसे अपूरणीय क्षति बताया। लता जी हमारे बीच में नहीं रही। पूरे देश के लिए और विशेषकर संगीत में जिनकी रुचि है और संगीत के क्षेत्र के लिए ये अपूरणीय क्षति है। लता जी का जीवन बचपन से ही संगीत को समर्पित रहा। सुर साधना में अंतिम सांस तक वो अपना योगदान करती रही और 7 दशक तक भारतीय संगीत को, भारतीय शास्त्रीय संगीत को, भारतीय फिल्मों के संगीत को वो सजाती रही, संवारती रही। गाना चाहे कोई भी हो, भक्ति गीत हो, चाहे शास्त्रीय संगीत हो या चाहे फिल्मी गाने हो, लता जी ने सभी प्रकार के गानों से उनके चाहने वालों के मन को मोहा है। मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। अपने समृद्ध स्वरों से उन्होंने संगीत को नई ऊंचाइयां दी। लता दी के गाए गीत लोगों को जोड़ते थे। भाषा के बंधन को तोड़कर उनके गीत विश्व के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचे। उनके गाए गीत पूरे विश्व को भारत से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करते थे। ऐसे अनेक अवसर आए जब उन्होंने हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। उनसे प्रेरणा पाकर लाखों युवा संगीत से जुड़े। उनका निधन संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। हम भले ही वो हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन अपने गीतों से
उनकी सदैव स्मृतियां हमारे बीच में रहेगी। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे ब्रेक का।